नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं लगातार कि हमारे पड़ोसी देशों के क्या हो रहे हैं, सत्ताएं परिवर्तित हो रही हैं। और ये जो सत्ताएं परिवर्तित हो रही हैं, इनमें जो है अहम भूमिका निभा रही है एक जनरेशन, जिस जनरेशन का नाम है जेन जी। मैं भी उस जी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। और देखा जाए तो ये जनरेशन जो है इतनी ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी वजह से आज जो है सत्ता का परिवर्तन हमें देखने को मिला है। कहाँ? नेपाल में। ये नेपाल में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को करने में देखा जाए, अगर जेनजी का हाथ है तो करवाने में कहीं ना कहीं भूमिका जो है नेपाल की सरकार की रही। इस तरीके का कृत्य किया गया नेपाल की सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिला। साथ ही साथ जो है हमें कुछ समय पहले बांग्लादेश में देखने को मिला, अभी पिछले साल ही। और उससे पहले हमें जो है श्रीलंका में ये परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन करने में जो है जेनजी ने अहम भूमिका निभाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अहम भूमिका निभाई। और क्या रही पूरी कहानी, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है एक नज़र जो है हम लोग डालना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। असल में बात ये है, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले श्रीलंका से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग किधर शुरू करेंगे, नेपाल पर आएंगे, क्योंकि नेपाल की कहानी इस समय जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और श्रीलंका और बांग्लादेश की कहानी तो गढ़ चुकी है। बात क्या होती है, 2022 में गोटबाया राजपक्षे की सरकार होती है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका में लगातार महंगाई बढ़ती चली जाती है। ये महंगाई इस कदर बढ़ती चली जाती है कि लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए जो है सफ़र करना पड़ जाता है। कहा जाता है सरकार से कि आप इस पे एक्शन लीजिए, आप जो है इस महंगाई को कम करिए जल्द से जल्द, ताकि जो है हमारा जो सर्वाइवल है वह सर्वाइवल क्या हो सके, सुनिश्चित किया जा सके। सरकार इन सब कदमों के ऊपर ध्यान न देकर, बल्कि जो है सरकार जो है दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है और देश को एक दूसरी दिशा की ओर लेकर जाने लगती है। तब इंसान को समझ में आती है कि रोज़ी रोटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब उसको रोज़ी रोटी के बारे में थोड़ी सी चेतना जगती है तो फिर जो है जेनजी सामने आते हैं। जेनजी कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो तुम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हो, तुम जो है देश को बर्बाद कर रहे हो। गोटबाया राजपक्षे के हालात गंभीर हो जाते हैं और वहाँ पे जो है सत्ता का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है सन 2022 में। ठीक है। और साथ ही साथ बात ये होती है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी जो है उस देश का ख़त्म हो चुका होता है, वो कुछ भी करने लायक नहीं होता है। ये श्रीलंका के हालात होते हैं 2022 में। उसके बाद जैसे ही हम अपने बगल के देश में आते हैं, कहाँ? श्रीलंका से उड़ के बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश में, तो हम देखते हैं कि 5 अगस्त 2024 को एक घटना घटती है। बात असल में ये होती है कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनको जो है वहाँ से जो है भागना पड़ता है और उनको हमारे देश में आकर शरण लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है बांग्लादेश की आज़ादी में मुक्ति वाहिनी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1971 का जो हमने युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से, और उसी के बाद जो है निर्माण हुआ था बांग्लादेश का, तो उसमें मुक्ति वाहिनी का बहुत ही अहम योगदान था। और मुक्ति वाहिनी का अहम योगदान मानते हुए शेख हसीना की सरकार ने ये कहा कि मुक्ति वाहिनी के परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसके खिलाफ जो है जेनजी ने कहा कि मुक्ति वाहिनी को ही क्यों मिलेगा, ये बताओ, आम जो जनता है उसको काहे नहीं। एक तो जो है आप लगातार बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, उस बेरोज़गारी के खिलाफ आपका कोई भी क्या नहीं है, एक्शन नहीं है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसके खिलाफ आपका कोई एक्शन नहीं है। चीज़ों
को जो है आप सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद आप क्या हरकत कर रहे हैं, आप जो है एक उस पक्ष को सिर्फ दे रहे हैं रिजर्वेशन जिस पक्ष ने क्या किया है, देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है। आखिर हम भी तो उन्हीं में से हैं। अगर मुक्ति वाहिनी का अगर कोई इंसान सदस्य नहीं था तो क्या हमारे पूर्वजों ने क्या उस आंदोलन में अहम भूमिका नहीं निभाई? क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने अहम भूमिका नहीं निभाई होती तो हम जो है आज शायद पाकिस्तान में होते। हमारे पूर्वजों ने भी तो जो है अहम भूमिका निभाई थी, भले ही वो जो है ऑफिशियली मुक्ति वाहिनी के सदस्य नहीं थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, उनका जो आक्रोश था वो बढ़ गया, वो आक्रोश बढ़ा और उसमें जो है हम लोगों को जो है सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को क्या करना पड़ा, उनको जो है देश छोड़कर भागना पड़ा और उनको आज जो है हमारे देश के अंदर शरण लेनी पड़ी। आज भी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जो है हमारे देश के अंदर है। अब हम आते हैं नेपाल में। 2 जगह परिवर्तन किसने किया, जेनजी ने किया। अब हम आते हैं नेपाल में। नेपाल में ऐसी क्या घटना घट गई जिसकी वजह से जो है ये हालत जो है गंभीर हो गई। असल में बात ये है कि जब हम लोग जेनजी की बात करते हैं तो जेनजी को लेकर जो है लोगों के दिमाग में अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम इस जनरेशन जेड को, कुछ लोग जनरेशन जेड कहते हैं, जो क्या करते हैं जी को जेड पढ़ते हैं या जेड को जी पढ़ते हैं, वो ऐसे जो है कहते हैं, तो जेन जी कहा जाता है। तो अब बात यह है कि जनरेशन जेड और जनरेशन जी है कौन सी जनरेशन, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लगता है। अगर इस क्वेश्चन मार्क को आप जो है सॉल्व कर ले जाएं तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्या है इस जनरेशन जी में कि ये इतनी तेज़ी से अपनी जो है सत्ता को परिवर्तित कर पाने में सक्षम है। समझिए, पहले की जो जनरेशन्स थी वो अपने आप को जो है अपनी सत्ता को परिवर्तन कर पाने में असक्षम थी और एक बहुत बड़े संघर्ष से जूझना पड़ता था सत्ता परिवर्तन के लिए। लेकिन आज की जो जनरेशन है वह कुछ ही मिनटों में क्या करती है, पूरी सत्ता को परिवर्तित कर देती है। और ये बात जो है दुनिया भर की सरकारें समझ चुकी हैं और हमें अपने पड़ोसी में जो है देशों में देखने को ये सब मिल ही रहा है। असल में बात देखी जाए, ये जनरेशन्स का जो टाइम गैप और जो नाम है ये कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है। तो आज से तकरीबन हमें 100 साल पहले जो है चलना पड़ेगा और उसमें देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कैसे जो है नाम आए हैं। अगर देखा जाए तो सन 1901 से जो है हम लोग पहुँचते हैं। 1901 से 1927 के बीच जब हम देखते हैं तो हमें जो है दिखाई देती है ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये ग्रेटेस्ट जनरेशन इसलिए है क्योंकि उसमें जो है पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, एक वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं। उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं और ऐसी बीमारियां जो कि क्यूरेबल नहीं हैं। और लोगों की मौत देख रहे हैं, गरीबी देख रहे हैं, भुखमरी, आदमी भूख से ही मरा जा रहा है, भूख से मरा जा रहा है, बुखार से मरा जा रहा है, न जाने क्या क्या जो है हो रहा है। तो इस तरीके की जो जनरेशन है वो जनरेशन कौन सी है, ग्रेटेस्ट जनरेशन। क्योंकि उस समय के हालात बड़े ही क्या थे, गंभीर थे और कैसे लोगों ने अपने आप को संभाला, किस तरीके से जो है अपने आप को संभाला, उन चैलेंजेस से निपटारा किया, वो चीज़ जो है उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन के तहत लाती है। अब क्या होता है, जो दूसरी जनरेशन आती है, ये पहली जनरेशन है अगर देखा जाए तो 7 पीढ़ियों में। अब दूसरी जनरेशन जो आती है वो आती है साइलेंट जनरेशन। क्यों साइलेंट जनरेशन आई, इसका कारण ये है क्योंकि इस जनरेशन ने साइलेंटली क्या झेला, सारी चीज़ों को झेला। चाहे वो हिटलर की नौटंकी हो, चाहे वो अंग्रेज़ों की नौटंकी हो, पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों ने जो है क्या करी, आफत जोत के रख दी। जहाँ पे भी ये हैं
कहा यही जा रहा है कि भैया अंग्रेज़ों का क्या नहीं डूबता, सूरज नहीं डूबता, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो अंग्रेज़ों का एक तरफ से शासन चल रहा है। तो साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945-46 के बीच का सीन है। इसमें हमने वर्ल्ड वॉर 2 भी देखी और सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने देखी, जिसमें जो है क्या हो रहा है, सत्ता परिवर्तित हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है। लोग जो है धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे जो है बात कर रहे हैं। अब आती है तीसरी जनरेशन। ये तीसरी जनरेशन जो है ये है बेबी बूमर, और ये बेबी बूमर जनरेशन क्या कर रही है, बूम ला रही है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि अब 1945 हम लोगों ने देखा था कि एटम बम गिराया गया नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे जो है गिरा तो हालत गंभीर हो गई, और उसके बाद नागासाकी पे जो है गिरा दिया गया। जब ये एटम बम गिरता है तो अमेरिका ने अपना दबदबा बताया कि देखो जो बात सच है, करता धरता हम ही हैं। और उसके बाद जो है कोल्ड वॉर का एरा शुरू होता है 1945 के बाद, रशिया और अमेरिका के बीच में। सोवियत जो है खड़ा होता है एक तरफ, और एक तरफ जो है अमेरिका खड़ा होता है। और ये जो इन लोगों का कोल्ड वॉर का जो एरा होता है, ये एरा जो है क्या लाता है, इस दुनिया के अंदर एक तरीके से क्रांति लेकर आता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरीके का कदम रख रहे थे, जिससे कि इन लोगों ने तो एक तो आर्म्स रेस शुरू कर दी थी, और भी सारी चीज़ें थी। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्होंने अहम भूमिका निभा के दी थी। अभी हम लोग जो है ऊपर से देखेंगे, बाकी चीज़ें तो जो है और भी अगर इनमें बोलना शुरू किया जाए तो जो है ये वीडियो ही जो है कम से कम घंटे 2-3 घंटे की आराम से बन जाए। खैर इन चीज़ों पे अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, जनरेशन्स को ऊपर से देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में अहम भूमिका निभा दी थी किसने, इस जनरेशन ने। आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे, और आज जो हम लोग टेक्नोलॉजी देखते हैं उसमें अहम भूमिका निभाने वाली यही जनरेशन है 1946 से 1964 के बीच, जिसने जो है क्या लाया, समाज के भीतर एक बूम लेकर आया। अब क्या है, जो चौथी जनरेशन है ये है जनरेशन एक्स। यू कैन कॉल मी एक्स, मिस्टर एक्स। समझ में आ रहा है? तो ये जो मिस्टर एक्स वाली चीज़ है वो 1965 से 80 के बीच का जो दशक है ना, जो समय है अगर देखा जाए तो वो है। अब इसमें क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड की क्या रख रहे हैं, ये सबके सब नींव रख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को जो है एक एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे हैं। अब ये जनरेशन एक्स क्या बन रही है, एक तरीके से जो है जो जनरेशन मिलेनियल्स है, अगली जनरेशन, इन दोनों के बीच का एक ब्रिज बन के आ रही है सामने हमारे। क्योंकि 1980 में भी अभी कोल्ड वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर इधर चल रही है और दूसरी तरफ क्या है, आफत मची हुई है। इन सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए जनरेशन क्या कर रही है, अपनी जो पहले वाली पीढ़ी है जो कि है बेबी बूमर, उससे सीखा है उस जनरेशन ने, और उसके बाद अपने आप को जो है उस स्तर पे लाके खड़ा किया है, और उसके बाद अपनी आगे वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, ये सब के सब जो है ज्ञान दे रहे हैं कि देखो हमें इस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, और हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस दुनिया के ऊपर शासन कर सकते हैं और सभी चीज़ें जो है कर सकते हैं। अब आए जनरेशन मिलेनियल्स। ये जनरेशन मिलेनियल्स 1981 से 1996 के बीच में आ रहे हैं, और इन्होंने जो किया वो शायद एक और क्रांति को जन्म दे चुका था। इन्होंने ये भी एक जो है क्या है, ब्रिज का काम कर रहे हैं, किसके बीच में, जनरेशन एक्स और जेन जी के बीच में। ये सभी जनरेशन्स क्या हैं, एक तरीके से ब्रिज का काम कर रही हैं। अगर देखा जाए बेबी बूमर के बाद, बेबी बूमर के बाद वाली जो जनरेशन्स हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से ब्रिज का काम करने लग जा रही हैं, और ये सभी का खात्मा की बात कर रही हैं।
कि सदी का खात्मा हो सकता है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि सदी का खात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि समय तो निकल ही रहा है। लेकिन भविष्य में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को के ऊपर भी ये सब के सब बात करने लग गए हैं। उसी समय उससे पहले से ही ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि सदी के खात्मे के लिए जो है इनका नाम रख दिया गया मिलेनियल्स। अब क्या हो रहा है, जो बदलाव देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा वो यही लोग देख रहे हैं। अब आ रही है हमारे सामने छठी जनरेशन, जिसको हम कह रहे हैं जेन जी, जिसका मैं हूँ और शायद आप भी हो सकते हैं। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई ये जनरेशन है, और इस जनरेशन ने जो आंखें खोली, वो लोगों ने कहा कि आपने तो जो है सोने की चम्मच में आंखें खोल ली। कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और सारी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ है और हर एक चीज़ में जो है इंसान क्या कर रहा है, अपने आप को खड़ा कर रहा है और सभी चीज़ों के बारे में जानता है। आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी के मामले में जो है सब बहुत तेज़ है। ऐसा कहना था आप ही के माँ बाप का। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी में क्या ना मिल पाए हो। आपको हो सकता है कि आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना ना मिल पाया हो, वो अलग परिस्थितियाँ हैं। लेकिन इस पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जनरेशन जी आ चुकी थी, जिसके पास सारी चीज़ें थीं, साजो सामान था इस दुनिया से कनेक्ट कर पाने का। एक छोटे से डिवाइस के थ्रू पूरी दुनिया से ये सब के सब कनेक्ट कर रहे थे। अब ये अभी तक की क्या कहलाई गई, ये ऐसी जनरेशन कहलाई गई जिसके पास हर एक चीज़ का क्या है, एक्सेस है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका एक्सेस जो है इस जनरेशन के पास नहीं है। अगर ये चाहे जनरेशन, अगर इस चीज़ को जो है वो फ्रूटफुल तरीके से अगर इस्तेमाल करना चाहे तो वो ये चीज़ कर सकती है। बस बात ये है कि अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करे ये जनरेशन। अब जो 7वीं पीढ़ी आ चुकी है वो है हमारी 2013 से 25 के बीच, जिसको हमने कहा जनरेशन अल्फ़ा। और ये जो जनरेशन अल्फ़ा के बच्चे हैं, ये तो भैया आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया में भूचाल ला के रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जनरेशन जी वाले हैं, जेन जीज हैं। ये जनरेशन अल्फ़ा है, ये इनसे बहुत उम्मीदें हैं जो है इस पीढ़ी को। ये आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस बच्चे होंगे। अगर जो है जनरेशन जी के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं आई है, अगर आप जेन जी के हैं और अगर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो चिंता मत करिए, आपके बच्चों के हाथ में ज़रूर टेक्नोलॉजी होगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि मोबाइल है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे आईपैड है, चाहे जो है टैबलेट है, सारी चीज़ें ये सब की सब जो है बहुत ज़रूरी है इस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट करने के लिए जब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं तो आप इस पे क्या लेंगे, एक अपना कदम रखेंगे ज़रूर। तो जनरेशन अल्फ़ा जो है इस दुनिया के अंदर क्या करेगी, एकत्र राज करने के लिए तैयार है 2013-25। लेकिन अभी ये सबके सब क्या है, अभी ये छोटे बच्चे हैं। अभी ये छोटे बच्चे हैं और ये छोटे बच्चे जो है क्या नहीं कर सकते, क्रांति नहीं ला सकते। तो क्रांति लानी किसको पड़ेगी? अगर क्रांति लानी है तो किसको लानी पड़ेगी? जनरेशन जी को लानी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा कि बदतमीजी हमसे ना करना। जी हाँ दोस्तों, कि बदतमीजी हमसे ना करना। हम जो है क्या कर देंगे, इस दुनिया को जो है, हम इस दुनिया को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो इस जनरेशन के अंदर ये चीज़ है कि हम दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। आज से पहले की जनरेशन्स ये चीज़ें नहीं सोचती थी, वो कहते थे हमारा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा,
हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, बस वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जनरेशन जो है इस परिवर्तन को लाने के लिए लग चुकी है कि हम जो है इस दुनिया के अंदर क्रांति ला देंगे। ये जो है इस जनरेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर देखा जाए तो, कि हमें क्या लानी है, क्रांति लानी है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि सत्ता का परिवर्तन बहुत तेज़ी में हो रहा है। अब बात ये हुई कि नेपाल में ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने। नेपाल की जो बात थी, मैंने तो ये पूरी जनरेशन से बता दी आप सभी को। अब नेपाल में ऐसा बवाला हुआ क्या कि जिसने जो है सत्ता ऐसी पलटी कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ गया, होम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो हुआ वो तो भैया शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इस तरीके से जो है फाइनेंस मिनिस्टर के हालात हो गए कि लोगों ने जो है पीटा। ये हालात हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, और घरों में आग लगा दी गई। और इस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है जिसने देश के हालात जो है बहुत ही गंभीर बना दिए हैं। क्यों हो गया ये सत्ता का परिवर्तन? बात असल में ये हुई कि देखा जाए तो नेपाल एक ऐसा देश है जो कि दो तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे? एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ हम हैं। लैंड लॉक कंट्री है, रिसोर्सेस ज़्यादा है नहीं, मिनिमम रिसोर्सेस हैं, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है। साथ ही साथ जो लोग सत्ता में हैं वो लोग सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरीके से? उन्होंने एक काम ये किया कि उन्होंने सत्ता का इस तरीके से इस्तेमाल किया जिसमें जो कुछ वर्ग है वो जो है मलाई खा रहा है और बाकी वर्ग जो है झेल रहा है। एक हैव्स और हैव्स नॉट की क्लास जो है इन्होंने क्रिएट करके रख दी और लगातार जो है आफत मची रही। एक मंत्री थे नेपाल के अंदर जिन्होंने जो है अपनी बेटी की शादी करी और उनकी शादी से ही जो है बवाला होना शुरू हुआ। अब उनकी जो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ आ रही हैं उन फ़ोटोज़ ने जो है बवाला किया कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि देश के पास पैसा नहीं है और इतना महंगा जो है खर्चा हो रहा है मंत्री की शादी में, की बेटी की शादी में। दूसरा क्या हो रहा है कि एक तो ये ट्रैफिक रुकवा रहे हैं और रुकवाने के बाद ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं वह क्या है, देश हित में हैं। तो लोगों ने कहा ये कौन सा देश हित है? तुम खाली मुझे ये बताओ ये कौन सा देश हित है कि जो है तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और तुम जो है इस तरीके की हरकत कर रहे हो। कई लोग जो है कहने लगे कि हॉस्पिटल जाना है और सारी चीज़ें हैं और तुम खाली इसके लिए जो है 6-6 8-8 घंटे जो है ट्रैफिक रुकवा दे रहे हो। दिमाग लोगों का ख़राब हुआ। उसके बाद जो है ये सब के सब सोशल मीडिया पर तो सब लोग एक्टिव थे ही। तो एक करप्शन का मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा होता है देश के अंदर, और करप्शन जो है देश को अंदर से खाता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये इस करप्शन को लेकर जो है लोगों के मन में क्या था, लोगों के मन में सोशल मीडिया पर जो है ये इस करप्शन को लेकर बड़ा ही क्या था, घमासान छिड़ा हुआ था। क्यों छिड़ा हुआ था? उसका कारण था असल में जो है अभी बीच में क्या हुए, कई सारे जो है करप्शन से रिलेटेड केस हुए, स्कैम हुए, और ऐसे स्कैम हुए जिन्होंने जो है देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जिन हाथों में ये अर्थव्यवस्था है वह जो है क्या है, सही हाथ नहीं है, और उन हाथों को क्या करना पड़ेगा, उन हाथों को बदलना पड़ेगा। बात असल में ये हुई कि एक गृह बंधु स्वयं भूमि घोटाला हुआ जिसमें जो है
तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए क्या हुए, गायब हो गए। उसके बाद एक होता है ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, उसमें अप्रॉक्सीमेट 13,000 करोड़ से ज़्यादा गायब हो गए। फिर एक और कोऑपरेटिव घोटाला होता है जिसमें जो है तकरीबन 69,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है गायब हो गए। अब जो इतने पैसे गायब हो रहे हैं, देखा जाए तो 1-1.5 लाख करोड़ के ऊपर का ये एस्टिमेट बैठ ही रहा है, के आसपास जो है ये बैठ रहा है ना। तो जब ये जो एस्टिमेट बैठ रहा है तो सरकार कह रही है एक तरफ पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े क्या हो जा रहे हैं, घोटाले होते चले जा रहे हैं। तीसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो नेताओं के बच्चे हैं, जिसके घर में साइकिल नहीं थी वो हवाई जहाज़ से घूम रहा है। बच्चे जो है यहाँ बेसिक नीड्स नहीं फुलफ़िल हो पा रही हैं, बेरोज़गारी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और खाने के लिए जो है इंसान झेल रहा है, और यहाँ पे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वाइब नासिम चले बेबी। तो इस तरीके से जो है गाने गाए जा रहे हैं। अब जो है वाइब सेम चली कि नहीं चली, इसका जो है खामियाजा जो है इसकी सरकार को भुगतना पड़ गया। अब क्या होता है, मुद्दा ये है कि सोशल मीडिया पे सबके सब जो है आ गए इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये कहा कि देखो बात असल में ये है कि आप या तो जो है अपने आप को सुधार लो, और वरना जो है हम आपको क्या करेंगे, सुधारेंगे। कैसे हम आपको सुधारेंगे, हम आपका जो आप सत्ता को चला रहे हो उसको परिवर्तित कर देंगे, और जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इन लोगों ने क्या काम करना शुरू किया, एक मुहिम चलानी शुरू करी कि ये सबके सब नेपो बेबीज़ हैं। कौन नेपो बेबीज़, जो कि जिनके कॉलेज की फ़ीस 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए उनके कॉलेज की फ़ीस है, और यहाँ जो है 5 रुपये आम जनता को मिल नहीं पा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लगा और सबने कहा कि इतना पैसा जो है तुम लोग अपनी औलादों के ऊपर खर्चा कर रहे हो, और जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उन गरीब बेसहारा लोगों को तुम क्या कर रहे हो, चीज़ों में बहला फुसला के कार्य कर रहे हो। इन सभी चीज़ों को लेकर इन लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर हंगामा करना शुरू किया कि हमें जो है इस तरीके की करप्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें इस देश की सरकार को बदलना होगा। सरकार ने देखा कि ये कहाँ पे कर रहे हैं, ये सबके सब जो है सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, लाओ सोशल मीडिया को ही बैन कर देते हैं। इन लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया की जितनी कंपनीज़ हैं, चाहे फेसबुक हुआ, मेटा हुआ, ठीक है, ये जितनी कंपनीज़ हैं, तो ये सब क्या करें, मतलब सोशल मीडिया ऐप्स हैं, एक्स है तुम्हारी, है ना, तो ये सब अपने आप को रजिस्टर करा दें। ऐसे करके 26 ऐप्स हैं, तो ये 26 ऐप्स क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं हमारे देश के अंदर, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक काम ये करें कि अपना ऑफिस खोलें यहाँ पे ऑफिस खोलेंगी तो उससे ये होगा कि हम इस चीज़ों को ईज़िली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, भारत जैसा देश अगर इस चीज़ को कहे तो बात है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है देखा जाए तो 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला देश अगर इस तरीके की बात कहे तो सही भी रहेगा, जहाँ पे यूज़र्स ज़्यादा हैं। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है, वहाँ पे यूज़र्स कम हैं, जिसकी वजह से बात ये है कि आफत है। अगर नेपाल ने कहा तो टोगो भी हो सकता है कल को कह दे कि भैया हमारे यहाँ आके करो।
घाना भी कहते कि हमारे यहाँ आके करो। समझ में आया? ये सब छोटे छोटे देश हैं और ये सब कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। इन लोगों ने कहा कि तुम भैया शांति से बैठो, हमें तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करना है, तुम चुपचाप बैठो, हमारा खर्चा जो है बहुत लग जाएगा और तुम्हारे यहाँ से इतना मिलता भी नहीं है जितना जो है लग जाएगा। अच्छा, ये जो सरकार थी ये कहीं ना कहीं जो है चाइना के इशारों पर चल रही थी। चाइना इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था। तो इस सरकार ने क्या काम किया, 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच की मोहलत दी कि आप आइए और इन सब चीज़ों को करिए और चीज़ों को समझिए। अगर आप करते हैं तो हम आपके साथ नहीं करेंगे, मतलब आपकी ऐप को बैन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपकी ऐप को बैन कर दूंगा। ठीक है? तो जब ये बात होती है कि ऐप को बैन कर दिया जाएगा, इन लोगों ने तब भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन में ये सब भी जो है पीछे के खिलाड़ी हैं कि तुम मेरी ऐप को बैन करोगे, हम तुम्हारे यहाँ सत्ता ही परिवर्तन करवा के रख देंगे। ऐप्स बैन होती हैं, कहा जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है जो कि बहुत गंभीर है, जिससे जो है देश के हितों के ऊपर क्या हो रही है, खतरा मंडरा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना है और हम ये जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा। इन्होंने क्या काम किया, चाइना पर ये ध्यान देते हैं तो इन्होंने टिकटॉक को छोड़ दिया। हमारे यहाँ बैन है टिकटॉक, इन्होंने टिकटॉक को छोड़ दिया। सबके सब ने कहा ठीक है। तुमने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब को हमसे छीना है, मेरी आत्मा को तुमने छीना है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि मेरी आत्मा को छीनने का क्या जो है हश्र होगा तुम्हारा। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर देखा जाए एनजीओ है ना, हम नेपाल करके, उसने अहम भूमिका निभा दी। उसने जो है कहा कि एक काम करो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे काठमांडू में। सभी बच्चों को लिया, स्टूडेंट्स के हितों के लिए लड़ने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, टिकटॉक के ही माध्यम से धीरे धीरे फैलाया, क्योंकि टिकटॉक के लिए एक मिनिमम रीच है ना। अब हर कोई अचानक से टिकटॉक में शिफ्ट नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, सरकार से कहेंगे कि देखिए ये हमारी नीड्स हैं, हमें जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तभी हम जो है एक डेवलपिंग देश से जो है डेवलप्ड देश की ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे हम सरकार से क्या कर लेंगे, परमिशन ले लेंगे। इन्होंने बाकायदा परमिशन भी ली और कहा कि आप सभी के सभी जो है अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में आ जाइएगा। स्कूल की यूनिफॉर्म में जो है बच्चे आते हैं ताकि ये लगे कि ये एक क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन है और इसमें कोई भी ऐसा बाहरी तत्व नहीं है जो इस तरीके का कृत्य करे जिससे जो है समाज को कोई दिक्कत हो और सरकार को कोई दिक्कत हो। तो धीरे धीरे करके ये मुहिम फैलनी शुरू होती है, धीरे धीरे करके। अब बात ये हुई कि लोग इतने आए, आक्रोशित थे, करप्शन का मुद्दा, सारी चीज़ें, और दिमाग में जो है ये सब चल रहा था कि सरकार क्या है, सरकार करप्ट है, सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है आफत मची ही हुई थी। लोग इतने उतरे कि कुछ कहने को नहीं। सरकार इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर पाने में सक्षम हो गई।
जब सरकार इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाने में सक्षम होती है तो सरकार की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उसने गोलियां चलवा दी। और ये जो गोली चली इसमें 20 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई, जो कि किसी भी मायने में सही नहीं है। जैसे ही बच्चों की मौत होती है, अरे यार सोशल मीडिया तुमने बैन किया, उसके लिए जो है प्रोटेस्ट करने आए थे, कर लेने देते, लेकिन तुम गोलियां चलवा दो। तब लोगों ने कहा कि बच्चों की मौत, तुम बच्चों को जो है इस तरीके से मार दे रहे हो, तुम इतने बड़े जो है तुर्रम खाओ गए हो। तब जो है सरकार पूरी तरीके से क्या होती है, परिवर्तित होती है और सबके सब जो है उन बच्चों का साथ देते हैं। फिर क्या जनरेशन जी, क्या मिलेनियल्स, क्या तुम्हारे एक्स, क्या बेबी बूमर, सबका जो है साथ मिलता है। और क्या साइलेंट जनरेशन वाले अगर जो है कुछ होंगे तो होंगे, तो साइलेंट जनरेशन वाले भी होंगे। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 जनरेशन्स का साथ मिल गया। तो जेंजीज भले ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लेकिन साथ इनको सबका मिलता है, ठीक है। तो साथ उनको सबका मिला, पूरी तरीके से जो है सत्ता को परिवर्तन जो है उसमें लाया गया। परिवर्तन लाने के बाद जो है आज हम देख सकते हैं कि नेपाल के क्या हालात हैं। श्रीलंका पहले, बांग्लादेश और फिर नेपाल, 3 देशों में जो है सत्ता परिवर्तित हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ जेंजीज के थ्रू। जेंजीज कुछ भी कर सकते हैं, इनको हल्के में मत लीजिए। अगर आप जेंजीज के हितों के साथ खेल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, आप खेल नहीं सकते हैं। हर इंसान जो है वैसा नहीं होता जो कि किन चीज़ों को समझ रहा हो, आपकी फालतू के जुमलेबाजी को समझ रहा हो। ये चीज़ जो है नेपाल की सरकार को समझ में आ चुकी थी, लेकिन जब आई तब इस्तीफ़ा देना पड़ गया। ये चीज़ जो है नेपाल को एक तरीके से, पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो परिवर्तन ले आई है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे किसी और किस्सा और कहानी में। आशा करता हूँ मुद्दे आपको समझ में आए हों, और अगर मुद्दे समझ में आए हों तो आप जानते ही हैं कि क्या करना है। कल एक और नई कहानी में मिलना है। मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।